20 सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन सोचिए, इस एक नंबर के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे भारत के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले इलाकों में से एक में चल रहे एक गहरे संघर्ष के बीच ले जाती है। जी हाँ, ये 20 ये उन लोगों की संख्या है जिनकी जानें झारखंड में सिर्फ 9 दिनों के अंदर चली गईं। 20 परिवार, सोचिए 20 परिवार तबाह हो गए, 20 जिंदगियां, 20 कहानियां सब अधूरी रह गईं। और इन सब के पीछे वजह सिर्फ एक अकेला हमलावर। और अब एक दूसरा नंबर, सिर्फ एक। यही है वो कनेक्शन। माना यह जा रहा है कि उन 20 मौतों के लिए सिर्फ एक हाथी जिम्मेदार है। एक तरफ 20 इंसानी जानें और दूसरी तरफ एक विशालकाय जीव। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी बस इतनी सी है कि एक जंगली जानवर हिंसक हो गया, या फिर इसके पीछे की वजह कहीं ज्यादा गहरी है? तो आज हम इसी पूरी घटना को एक केस स्टडी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक हाथी के हमले की रिपोर्ट नहीं है, नहीं, ये मानव वन्यजीव संघर्ष यानी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और उसके पीछे की जो हमारी नीतियां हैं, पर्यावरण से जुड़ी, विकास से जुड़ी, उनका एक गहरा विश्लेषण है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले कहानी को शुरू से समझते हैं। आखिर हुआ क्या था? बात करते हैं उन 9 दिनों की जब पश्चिमी सिंहभूम जिले में ऐसा लगा मानो वक्त ही थम गया हो। देखिए, ये सिलसिला शुरू होता है 1 जनवरी से। जगह थी रोरो, जहां 3 लोगों की जान चली गई। फिर 6 जनवरी को एक ही परिवार के 4 लोग मारे गए और 9 जनवरी आते आते ये कहर बेनी सागर तक पहुंच चुका था, जहां 3 और जाने गईं। मतलब आप देखिए, सिर्फ 9 दिनों के अंदर मौतों का आंकड़ा 20 पर पहुंच गया और पूरे कोल्हान फॉरेस्ट एरिया में एक दहशत का माहौल बन गया। लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। इन नंबरों के पीछे जो असली कहानी है वो है उन परिवारों के दर्द की, जिनकी दुनिया एक झटके में हमेशा के लिए बदल गई। जरा इन शब्दों को पढ़िए। ये एक माँ के शब्द हैं, कुनी देवी। उनका बेटा प्रकाश बस ये देखने बाहर निकला था कि शोर कैसा हो रहा है, और वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक माँ की जिंदगी भर की टूटी हुई उम्मीदों की आवाज है। और देखिए, इसका असर सिर्फ इमोशनल नहीं था, इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक पहलू भी है। कई परिवारों ने अपना अकेला कमाने वाला सदस्य खो दिया। जयपाल और सुशीला मिराल जैसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए, और उन्होंने ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखा। एक गर्भवती महिला अमृता कुलदीप अब अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के साथ बिल्कुल अकेली रह गई हैं। यह हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो पहले से ही हाशिए पर जी रहे समुदाय हैं, उन्हें और भी ज्यादा गरीबी और असहायता की तरफ धकेल देता है। नतीजा, उन गांवों में अब रोज की जिंदगी पूरी तरह बदल रही है। लोग अकेले बाहर निकलने से डरते हैं, सिर्फ झुंड में चलते हैं। सूरज ढलते ही सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। रात रात भर आग जलाकर पहरा दिया जाता है। सोचिए, डर उनकी जिंदगी का, उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। तो जाहिर है इस पूरी त्रासदी के बाद प्रशासन भी हरकत में आया, और जो खोज अभियान शुरू हुआ वो अपने आप में अभूतपूर्व था। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। 100 से भी ज्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग लगाए गए। हाथी को ट्रैंकुलाइज करने के लिए, मतलब बेहोश करने के लिए, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से एक्सपर्ट्स की टीमें बुलानी पड़ी। ऊपर से नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, और 24 घंटे ट्रैकिंग के लिए जगह जगह कैंप बना दिए गए। और ऑपरेशन कितना सीरियस था, इसका अंदाजा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आदित्य नारायण के इस बयान से लगता है। उनका साफ कहना था कि उन्हें पूरा यकीन है कि ये एक ही हाथी का काम है, और वो जरा सा भी चांस नहीं लेना चाहते। लेकिन ये सब तो हुआ रिएक्शन। असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सब हुआ ही क्यों? एक हाथी इतना ज्यादा आक्रामक कैसे हो गया? और इसका जवाब हमें उस बड़े संकट में मिलता है जिसका सामना आज हाथियों का प्राकृतिक घर यानी उनका हैबिटेट कर रहा है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये जो आंकड़े हैं, ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी पहलू सामने रखते हैं। साल 2017 में झारखंड में हाथियों की आबादी थी 678, और आज ये नंबर घटकर सिर्फ 217 रह गया है। इतनी बड़ी गिरावट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये साफ साफ बताती है कि प्रॉब्लम कहीं ज्यादा गहरी है। अब देखिए, आईएफएस ऑफिसर श्रीकांत वर्मा का एक विश्लेषण है जो कहता है कि ये लोनर एलिफेंट फिनोमेना हो सकता है। इसका मतलब क्या है?
मतलब ये कि जब कोई नर हाथी अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो उसे बड़े हाथियों का गाइडेंस नहीं मिलता और इस वजह से उसके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। वो ज्यादा आक्रामक और अप्रत्याशित हो सकता है। तो अगला सवाल, ये अलगाव हो ही क्यों रहा है? हाथियों को अपना झुंड क्यों छोड़ना पड़ रहा है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक स्टडी इसके पीछे की वजहें बताती है। पहली वजह, सारंडा के जंगलों में आयरन ओर की माइनिंग। दूसरी वजह, हाथियों के जो पारंपरिक रास्ते हैं जिन्हें एलिफेंट कॉरिडोर कहते हैं, उन पर इंसानी बस्तियों का बन जाना। और तीसरी वजह, उनके खाने पीने के स्रोतों में लगातार कमी। तो यहाँ जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है कि ये सिर्फ एक जानवर के व्यवहार का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे डेवलपमेंट मॉडल का नतीजा है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? इस विनाशकारी संघर्ष को रोककर सह अस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस का रास्ता कैसे निकाला जाए? देखिए, समाधान की बात करने से पहले हमें समस्या का स्केल समझना होगा। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। पिछले 18 सालों में झारखंड में हाथी इंसान संघर्ष में 1270 लोगों की मौत हुई है और इसी दौरान 150 हाथियों की भी जान गई है। मतलब ये कोई अकेली घटना नहीं, ये दशकों से चला आ रहा एक खूनी संघर्ष है। और यहीं पर वो सबसे बुनियादी सवाल उठता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पॉलिसी मेकिंग या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया से जुड़े हैं। हम विकास और संरक्षण यानी डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच वो बैलेंस कैसे लाएं? इसके लिए हमें किन सिस्टेमिक चेंजेस की जरूरत है? कुछ ठोस कदम हैं जिन पर काम किया जा सकता है। पहला, हाथियों के जो कॉरिडोर्स हैं उन्हें हर हाल में सुरक्षित करना और रिस्टोर करना। दूसरा, गांवों में कम्युनिटी लेड अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाना। तीसरा, पीड़ितों को समय पर और सही मुआवजा देना, जैसे मुआवजे को 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की बात हो रही है। और सबसे जरूरी, विकास की कोई भी योजना बने उसमें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को एक जरूरी हिस्सा बनाना। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये ठोस एक्शन पॉइंट्स हैं। और आखिर में चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, इंसानी पहलू पर। बेनीसागर के एक गांव वाले विद्याधर चतुर की ये उम्मीद, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये मामला सिर्फ एक हाथी को पकड़ने का नहीं है, ये उन लाखों लोगों को शांति से सोने का हक देने का है जो विकास और प्रकृति के इस टकराव के बीच पिस रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम उस शांति को हकीकत में बदलने के लिए वो जरूरी और मुश्किल फैसले लेने के लिए तैयार हैं?